हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। इसी के साथ आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी, और लेक्चर 3 है बच्चों ये आज। और ये बच्चों हो सकता है आज आपका एंडिंग लेक्चर, क्योंकि अब आज इस लेक्चर में हमें बहुत थोड़ी चीजें पढ़नी है और हमें समझना है सेल के बारे में थोड़ा और कुछ। तो चलिए इसे एक साथ शुरू करते हैं और जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर रिवीजन विथ मोनू सर? ओके। कल हमने क्या पढ़ा था? आपने अगर मेरे इससे पहले वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने पहले ओवरव्यू देखा, मतलब हर पार्ट्स के, सेल के हर पार्ट्स का ओवरव्यू। ओके। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या देखा? फ्लेक्सिबल वॉल है जो कि सेल के अराउंड होती है और इसके ये एक सेमी परमिएबल होती है क्योंकि कुछ सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम दी सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये हम समझ गए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब आगे देखिए न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस को हमने देखा है डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप होती है, इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म देखा, फ्लूइड कंटेंट जो होता है सेल के अंदर, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनल हमने जाना कि कुछ कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर जो कि हेल्प करते हैं सेल की फर्दर एक्टिविटीज करने के लिए, तो उसको सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं और वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। हमने इतना जाना। और उसके बाद हमने कुछ जाना था कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एंड एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? सबसे पहले प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल वॉल रखती है और इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के पास। और क्या बच्चों, इसके पास सिर्फ वो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक प्लास्टिड्स। एट प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं इसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। इसके पास सेंट्रोसोम नहीं एब्सेंट होता है, इसके पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट्स में कम होती है और एनिमल्स में ज्यादा होती है। और न्यूक्लियस की जो पोजीशन है प्लांट में इन द कॉर्नर होती है और एनिमल सेल में एट द सेंटर होती है। तो हमने ये डिफरेंस पढ़ा था और हमने जाना था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर। तो किसी भी बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से कोई भी अगर चीज मॉलिक्यूल्स हो उसके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहे हैं, इन तीनों में से कोई भी मॉलिक्यूल्स, तो डिफ्यूजन है। लेकिन अगर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब सिर्फ लिक्विड अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है और बीच में अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि बच्चों इट इज अ सेल मेम्ब्रेन वेयर वाटर मॉलिक्यूल है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ये जा रहा है हायर कंसंट्रेशन से सेल मेम्ब्रेन पार करके कहां लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस के बच्चों पार्ट्स है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। मैंने बताया था एंडोस्मोसिस में क्या होता है कि पानी अंदर घुस जाता है इसके सेल के, जैसे कि हमने देखा होगा रात को आप किशमिश अगर पानी में रख दें तो वो फूल जाता है, थोड़ा स्वेल हो जाता है, तो इसमें एंडोस्मोसिस की प्रोसेस होती है। और उसी अगर किशमिश को अगर आप धूप में रख दें तो सिकुड़ जाएगा बिल्कुल। जैसे आप जानते होंगे जो किशमिश है रेजिन्स है वो किससे बनता है? अंगूर से। अंगूर को धूप में सुखा के ही किशमिश बनता है हमारा। तो जो सूखता है अंगूर उसके अंदर जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होती है उसमें। और हम आगे देखें, हमने देखा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम जानते हैं कि ये किससे बनती है? लिपिड से और प्रोटीन से। और इसको किसने खोजा था? निकोलसन एंड सिंगर ने इन 1972। ओके। और हमने क्या देखा था? उन्होंने एक मॉडल दिया था क्या? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसमें उन्होंने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है किससे बनती है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोरस ग्रुप्स एट द टॉप एंड लिपिड्स एट द एंड। हमने इतना देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अलाउ करती है कुछ सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को ही आउटर एंड इनर जाने के लिए, और इसलिए इसको सेमी परमिएबल कहा जाता है। तो इतना हमने अभी तक देखा। और हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट जो होता है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स से टू टाइप से होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब पैसिव में क्या होता है? पैसिव में होता है बच्चों कि जो सामान है उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, उसमें एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, और इसमें होती है एक्टिव में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये जो प्रोसेस है बच्चों पैसिव वो स्लो होता है, एक्टिव वाला फास्ट होता है। क्योंकि बच्चों अगर आप जहां पैसे पे करेंगे समझ लीजिए वहां आपको सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, उसी टाइप से जहां आप एनर्जी देंगे वहां आपको प्रोसेस फास्ट मिलेगा। यहाँ एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा स्लो है। और ये सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसपोर्ट कर पाता है और ये बड़े मॉलिक्यूल्स का। हमने इतना देख लिया। ओके। अब हम क्या देखते हैं? अब हम आगे देखते हैं क्या बच्चों कि हमने ट्रांसपोर्ट अभी तक पढ़ लिया। अब हम आगे देख रहे थे प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेसिंग। अब प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस क्या होती है? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें श्रिंकेज ऑफ हो जाता है प्रोटोप्लाज्म का
अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जैसे कि बच्चों ये पूरी सेल वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर एक जो सेल है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है इसका, और ये दूर हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का। तो इसी प्रोसेस, और ये सिर्फ प्लांट्स में ऑकर होता है ये जो प्रोसेस है प्लाज्मोलाइसिस का, ठीक है। और हमने देखा था कुछ सॉल्यूशंस हमने देखे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कम होता है, और आइसोटोनिक में दोनों इक्वल होते हैं और नेट चेंज नहीं होता है। हाइपरटोनिक में एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होती है, हाइपोटोनिक में एंडोस्मोसिस की। और हाइपरटोनिक में जो सेल होता है श्रिंक हो जाता है, और जो हाइपोटोनिक है उसमें सेल जो है स्वेल हो जाता है। तो इसी के साथ हमने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया और हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि न्यूक्लियस है क्या। अभी जो हमने ओवरव्यू लिया था उसमें हमने कुछ पढ़ा था, अब उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो जो न्यूक्लियस है क्या है बच्चों, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास क्या है, ब्रेन। अब ब्रेन के पास स्पेशल पावर्स होती है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की, हर पार्ट्स को। उसी टाइप से न्यूक्लियस के पास पावर होती है सेल के हर पार्ट्स को कंट्रोल करने की। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एंड इट कंसिस्ट ऑफ डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप with pores which contains DNA। मतलब बच्चों न्यूक्लियस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए कंटेन करता है, और न्यूक्लियर एनवेलप होता है डबल लेयर्ड। क्या होता है? डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, और वो कुछ पोर्स रखता है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रोमोसोम्स डीएनए के लिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट ऑन द बोर्ड। तो हम लिखते हैं न्यूक्लियस। अब देखिए कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को हम देखते हैं, अब हम लिखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एंड डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप। क्या बच्चों? न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियस के ऊपर की लेयर होती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप विथ पोर्स विच कंटेन्स डीएनए। तो बच्चों आपने डीएनए तो सुना ही होगा कि क्या होता है, विच कंटेन्स डीएनए। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि डीएनए से हम पता लगा लेते हैं कि जो लड़का है, जो एक बच्चा है, वो उसके बाप से उस मैच कर रहा है कि नहीं। इसका क्या मतलब है? एक बच्चा अपने पिता से मैच कर रहा है कि नहीं। उन दोनों के डीएनए मैच कराए जाते हैं कि जानने के लिए कि क्या वो जो लड़का है क्या उसके फादर है, वो जो दूसरे व्यक्ति हैं। मतलब रिलेशन मैच करने के लिए, रिलेशन को जानने के लिए हम डीएनए का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखें एक बार, हमने जो लिखा है न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर, मतलब पूरा न्यूक्लियस। जैसे कि ये देखिए, दिस इज रफ डायग्राम है ये आपको जरूरत नहीं है बनाने की, इट इज ओनली रफ डायग्राम। क्या ये रफ डायग्राम? लाइक इट इज अ सेल एंड इसमें ये है बच्चों न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसके पास स्पेशल पावर से कंट्रोल करने की पूरे सेल को। अब देखिए ये जो सेल, ये जो न्यूक्लियस है, ये अपने ऊपर एक ऐसी कवरिंग रखता है। कैसी? ऐसी। ओके, न्यूक्लियस जो है ऐसी कवरिंग रखता है। ये देखिए बीच में जगह है, इसको क्या कहेंगे हम? पोर्स। मैंने क्या बताया था? पोर्स किस लिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स। ओके, और ये क्या है? डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप। डबल लेयर्ड एनवेलप। ओके, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और बच्चों जो न्यूक्लियस है ये, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहां हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस कंटेन्स fluid. Nucleus contains fluid which is known as nucleoplasm. क्या बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और फिर हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं। सो आई होप आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में और हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको आज तक आपने बहुत सुना होगा आरएनए, डीएनए। अब होता क्या है ये, तो चलिए एक बार मैं आपको बता दूं। डीएनए जो होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम दी फर्स्ट जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि बच्चों एक फादर है, उसका जो सन है उसका डीएनए मैच करेगा उसके सन के साथ, क्योंकि वो जो डीएनए जो सन को मिला है वो किसके द्वारा मिला है, फादर के द्वारा। तो मतलब और उसकी जो मदर का डीएनए है वो भी उससे मैच करेगा। क्यों? क्योंकि मदर और फादर दोनों के डीएनए और कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें गए हैं बच्चे में। ओके, तो हम ये पता लगा सकते हैं डीएनए से कि वो बच्चा उनसे रिलेटेड है कि नहीं, उनका बेटा है कि नहीं। ओके, और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीएनए। ओके, और एक होता है बच्चों आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए की फुल फॉर्म होगी बच्चों डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियिक एसिड। और अब इसको अब देखते हैं, इसको क्या है, राइबोस न्यूक्लियिक एसिड, राइबोस न्यूक्लियिक एसिड। तो इतना आप समझ गए, डी से डीऑक्सीराइबोस, एन से न्यूक्लियिक, ए से एसिड, आर से राइबोस, एन से न्यूक्लियिक, ए से एसिड। अब देखिए हम अब एक डीएनए का डायग्राम बनाए। आपने मूवीज में देखा होगा कि ऐसे हमारा जो होता है क्या स्ट्रक्चर होता है। आपने बच्चों एक बात मैं आपको डाउट क्लियर कर देना चाह रहा हूं, आपने मूवीज में ऐसे डीएनए बने देखे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो आपने ये सब देखा है ये सही नहीं है होता। डीएनए जो है हमारा इस टाइप से होता है, ये पैरेलल चलते हैं। ये देखिए ये दो थ्रेड है, थ्रेड मतलब समझ लीजिए ये जो धागे हैं दोनों थ्रेड है, ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, पैरेलल। ओके, ये गलत है बिल्कुल। ओके, बिल्कुल गलत है, और ये जो है बिल्कुल सही डायग्राम है डीएनए का। ये थ्रेड लाइक में दो थ्रेड होते हैं और ये एक दूसरे पैरेलल चलते हैं, ठीक है, पैरेलल चलते हैं। तो और देखिए ये जो है यहाँ पे जो इसका पॉइंट है इंटरसेक्शन का, ये जो इनको बाइंड करके रखता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ये होता है बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। अब जब आगे आप अगर पीसीबी लेते हैं अपनी फर्दर क्लासेस में, क्लास 11th में, तो उसमें एक बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा, उसमें आप सीखेंगे कि इसका डायग्राम रियल में मतलब बनाते कैसे हैं, और उसके बारे में और भी, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें हम बहुत सारे रिंग चेन ऐसे ही हम बहुत सारे बनाते हैं, तो उसी में आप ये भी सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड का, राइबोस न्यूक्लिक एसिड का। तो आप अभी तक इतना समझ गए कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। जो डीएनए है वो दो थ्रेड होते हैं और क्या करते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर करते हैं, और बच्चों ये पैरेलल रन करते हैं एक दूसरे के, और इनको जो बाइंड करता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो अब इसको भी एक जगह लिख लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन हेल्प्स इन बाइंडिंग डीएनए। हमने इसमें क्या जाना कि जो हिस्टोन प्रोटीन है क्या करता है, हेल्प करता है डीएनए को बांधने में, मतलब उसका स्ट्रक्चर अच्छा दिखाने में। ये बच्चों नोट है मेन, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में। अब फर्दर अगर हम देखें आगे, अब देखते हैं हम बच्चों फर्दर आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। आपने न्यूक्लियस के बारे में अब इतना सब समझ लिया, कंट्रोलिंग सेंटर है, डबल न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके बाद डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अब हम सेल को भी बच्चों डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। हम क्या कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस को डिवाइड कर सकते हैं।
एक मिनट बच्चों, मैं इंक एक बार ढूंढ के आऊं। तो हमने क्या पढ़ा कि हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं सेल को। अब आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब दोनों में अंतर क्या है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है बच्चों, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। क्या सही सुना है आपने कि उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब जैसे कि हम जब बच्चे रहते हैं तो हमारा दिमाग उतना विकसित नहीं रहता, वैसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस उतना डेवलप नहीं रहता। आप इतना समझ चुके हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि जो न्यूक्लियस है बिल्कुल डेवलप रहता है, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें बच्चों क्या बोलेंगे हम कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन लेस होते हैं जो ऑर्गेनेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या होते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं होते। तो चलिए अभी आपने हमने क्या जाना कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, हमने इतना जाना। अब चलिए इसी चीज को लिखते हैं। तो चलिए जैसे कि अब हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, पहले बच्चों हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो अब वैसे 2 टाइप्स के थे और अभी भी 2 टाइप्स के हैं। उसमें था यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, इसमें है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, ओके। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड and known as न्यूक्लियोइड। और बच्चों जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता वो न्यूक्लियोइड नाम से जाना जाता है। क्या, न्यूक्लियोइड। ओके, इतना हमने देखा। अब इसमें हम देखते हैं क्या, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड and double layer न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब मतलब क्या है कि ये अनडिफाइन है। मतलब ये बच्चों इसमें जो डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियस है वो अच्छे से नहीं हो पाया है, और जो डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी इसके अंदर मतलब नहीं आया है। अब इसमें हम देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। अब एग्जाम्पल्स हम एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, और इसी के साथ मैं यहां से 1 मिनट हट रहा हूं और आप देख लीजिए इसे। अब हम बच्चों देखें तो एक स्ट्रक्चर होता है क्या, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। वो राइबोसोम क्या करता है, वो राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना जो दोनों में प्रेजेंट होता है। क्या, दोनों में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक बोथ। ठीक है, तो वो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो एक बार हम लिख लेते हैं उसे भी। जैसे कि बच्चों हमने इसमें देखा कि एक मेम्ब्रेन बाउंड है और एक मेम्ब्रेन लेस है, और एक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एक में मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये खाली एक ऐसा स्ट्रक्चर है राइबोसोम जो दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम
राइबोसोम प्रेजेंट इन बोथ सेल। और अभी हमने बैक्टीरिया की बात की, तो चलिए एक चीज और लिख लेते हैं। बैक्टीरिया हैज हेयर लाइक structure called flagella। क्या होता है बच्चों? फ्लेजेला which helps in locomotion and movement तो बच्चों ये बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया जो होता है उनके बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को क्या कहते हैं? फ्लेजेला। अब वो फ्लेजेला बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं फॉर द मूवमेंट। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, अगर यहाँ मेरा हाथ बैक्टीरिया और इसके ऊपर अगर थोड़े बहुत हेयर्स हैं, वो उसको हेल्प करेंगे कैसे? मतलब मूवमेंट करने में। ओके, और राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब राइबोसोम को आप मैं एक बार ओवरव्यू थोड़ा दूं आपको बताऊं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। और ये जो है दोनों पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों पे। तो चलिए आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा, तो एक बार हम सेल ऑर्गेनल भी एक बार देख लें। अब हम चालू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जितने टाइप्स के सेल ऑर्गेनल हैं, क्या है? सेल ऑर्गेनल्स लिखते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर small component and functional structure of cell, या फिर हम लिख सकते हैं विथ इन सेल के अंदर होते हैं, विथ इन सेल। तो चलिए पहले आप जल्दी से इसको राइट डाउन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इसको मिटाते हैं और सेल ऑर्गेनल को ही हम आगे अच्छे से पढ़ते हैं। अब सेल ऑर्गेनल में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों आगे? देखिए सेल ऑर्गेनल के डिफरेंट शेप एंड साइज हैं, मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं और उनके अलग अलग साइज हैं। अब उन साइज के आधार पर हम उनको लिखते हैं, जैसे कि देखें सेल ऑर्गेनल्स हैव डिफरेंट शेप एंड फंक्शन। उनका अलग अलग आकार है और अलग अलग फंक्शन है। अब इसी के साथ बच्चों हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम डबल लेयर्ड, जिसके बाद डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, या फिर पहले हम सिंगल मेम्ब्रेन लिखते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन, जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है, सिंगल मेम्ब्रेन। और यहां डबल मेम्ब्रेन, और यहां पे क्या? मेम्ब्रेन लेस, जिसके पास मेम्ब्रेन है ही नहीं, मेम्ब्रेन लेस। तो आई होप मेरे ख्याल से तो आप में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसके बेसिस पे आप बता सके कि इनमें से एक एक तो आप बता ही देंगे। तो चलिए आप बताइए, जैसे कि डबल मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस, आई होप आपने ये सोच लिया होगा। और मेम्ब्रेन लेस में वैक्यूल्स, क्या? वैक्यूल्स एंड सेंट्रोजोम। अब इसमें मेरे ख्याल से माइटोकॉन्ड्रिया और क्या? प्लास्टिड्स,
माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब इसमें हम देखें सिंगल मेम्ब्रेन में आ गया क्या बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। अभी हम इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें आ गया गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो हमने इतना देखा, अब हम इसी के बारे में और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। एक सेकेंड बच्चों, यहां एक चीज गड़बड़ हो गई कि यहां पे वैक्यूल यहां आना था, वैक्यूल एंड राइबोसोम यहां आना था। नाउ इट इज परफेक्टली वेल, राइबोसोम। बच्चों एक बार मैं मार्कर में इंक अभी डाल के आता हूं, तब तक आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और हम आगे देखते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम मार्कर में इंक डाल के आ चुके हैं दोबारा आपके बीच। तो हमने अभी तक सेल ऑर्गेनल में सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस को देख लिया कौन कौन से हैं। तो चलिए अब इनमें से एक एक करके हम सबको पढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में आगे। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम कैसे जानेंगे। अब हम पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। अब हमें पढ़ना है ER। ER का मतलब आप समझ चुके हैं, जो मैंने यहां लिखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम क्या देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखते हैं कि उसके भी फर्दर टाइप्स हैं। अब उसके फर्दर कितने टाइप्स हैं, उसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है RER, एक है SER। आप समझ रहे होंगे कि मैं शॉर्ट फॉर्म में इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके नाम ही इतने बड़े हैं। अब ये एक परेशानी है या फिर आसानी, इसको तो आपको ही समझना पड़ेगा कि RER का फुल फॉर्म क्या है। कुछ नहीं है बच्चों, ER बस अगर आप याद कर लेंगे तो बस एक के आगे R, एक के आगे S। R का मतलब याद कर लीजिए रफ, और S का मतलब याद कर लीजिए स्मूथ। जैसे हमारी जर्नी चल रही है स्मूथ, तो उसी तरह ये भी बिल्कुल है स्मूथ। तो ER को हम देखें, ER has 2 components, RER and SER। RER बच्चों क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम मिटाने से पहले यही में नीचे ही हम लिखते हैं RER। RER का फंक्शन क्या है बच्चों, RER का फंक्शन ये है कि ये राइबोसोम्स को अटैच करवाता है अपने सरफेस पे। राइबोसोम्स मतलब एक तरह से कहा जाए तो घर देता है किसी को। अब घर किसको देता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन सरफेस ऑफ, क्या, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन सरफेस ऑफ RER एंड डू प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है बच्चों, ये राइबोसोम को घर देता है रहने के लिए, और राइबोसोम इसके लिए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने क्या देखा, RER का क्या फंक्शन है, RER प्रोवाइड अ शेल्टर टू द राइबोसोम्स टू प्रोवाइड एंड मेक द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब SER भी अगर हम देखें तो इसी में आ जाएगा। अब SER का फंक्शन क्या है, SER जो बच्चों है नॉट कंटेन राइबोसोम्स। पहली बात कि ये नॉट कंटेन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता। अब देखिए दोनों भाई हैं तो दोनों में लड़ाई तो होगी, एक किसी को घर दे रहा है तो एक किसी का घर दे ही नहीं रहा है। अब आगे देखें इन दोनों में, आगे यहां हम क्या देखते हैं कि ये लिपिड सिंथेसिस करता है। क्या, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। ओके, लिपिड सिंथेसिस। अब बच्चों हम थोड़ा इसे ऊपर लिखते हैं, तो सबसे पहले आप इसे राइट डाउन कीजिए कॉपी में। तो चलिए, आई होप आपने राइट डाउन कर लिया होगा।
तो आज इस चैप्टर को हम खत्म करके ही यहां से जाएंगे। तो चलिए इसी को हम जल्दी जल्दी आगे पढ़ते हैं। आगे बच्चों एक और काम है इसका, SER का। क्या? SER का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल। अब बच्चों जो हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है जिसको कहा जाता है यूरिया, पहले बच्चों वो किसके फॉर्म में रहता है? वो एमोनिया के फॉर्म में रहता है। तो उसी का डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसको यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि एमोनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हमने लिखा डिटॉक्सिफिकेशन, चेंजिंग ऑफ ड्रग्स इन लिवर सेल, मतलब उसको और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus। अब बच्चों गोल्गी apparatus क्या है? अब हम देखें, पहले हम लिखने से पहले हम थोड़ा समझते हैं। गोल्गी apparatus एक स्ट्रक्चर है बच्चों। अब कौन सा स्ट्रक्चर है हमने लिखा था कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। क्या है ये? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं। और बच्चों डिस्कवर किया गया कैमिलो गोल्गी द्वारा। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्गी हम समझ गए कि कैमिलो गोल्गी द्वारा किया गया डिस्कवर। और इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम क्रिस्टे कहते हैं। क्या? क्रिस्टे। और इसका काम क्या है? मैक्सिमम इसका काम है पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड्स। ओके, पहले हम लिख लेते हैं गोल्गी अपरेटस। तभी बच्चे इसका नाम भी गोल्गी नाम से रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं पहले जमाने में जैसे साइंटिस्टों के नाम पे, जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे रख दिया जाता था। गोल्गी अपरेटस वाज discovered by Camillo Golgi in 1898। इतना समझ गए? अब इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड अब इसके बाद क्या काम है इसका? स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। गोल्गी apparatus एक हमारे मतलब सेल ऑर्गेनल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, कैमिलो गोल्गी द्वारा से खोजा गया 1898 में, और स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में मदद कराता है। तो जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। तो बच्चों हमने जो अभी एक चीज और पढ़ी थी इसमें, क्या कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो गोल्गी apparatus का शेप है, वो किसकी तरह होता है? क्रिस्टरने। क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। याद कर लीजिए कि आपके सिस्टर ने आपको कुछ सामान दिया लाने के लिए, तो किसने दिया? आपके सिस्टर ने। तो उसी से आप याद कर सकते हैं सिस्टर ने। द शेप of Golgi apparatus, is known as सिस्टरने। इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग है, लेकिन याद करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि सिस्टर ने। अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया और आपसे किसी ने अगर इसमें वही पूछा, द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus इज लुकिंग लाइक, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, क्रिस्टे, सिस्टर ने एंड मैक्सिमम ऐसे इसी से रिलेटेड वर्ड कि आप कंफ्यूज हो थोड़ा, तो आप याद कर लिया है आपने सिस्टर ने, तो बस काम खत्म। अब अगला स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, क्या? लाइसोसोम्स। आपने एक बात बच्चों नोटिस की कि हम जो है बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? सीक्वेंस वाइज। मतलब पहले हमने सिंगल मेम्ब्रेन हमने देखे थे, उसमें ER पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus पढ़ लिया। अब फिर हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स। ओके, तो लाइसोसोम्स हम देखते हैं क्या कि इट इज नोन
as suicidal bag of the cell। ठीक है बच्चों, और ये क्या करता है, इट secretes very strong digestive enzymes। अब इसके बाद इसका एक और फंक्शन है, इट eats those cell organelle which has damaged and destroyed। तो अभी हमने क्या देखा लाइसोसोम के बारे में, इसका नाम है लाइसोसोम्स। तो अब लाइसोसोम्स का काम क्या है, ये जाना जाता है किससे, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल नाम से। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये बच्चों बहुत मेन वर्ड है, ये भी पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है, तो वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का काम क्या होता है बच्चों, जैसे हम अपने पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं, ये भी अपने पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, वो वेरी बहुत हार्ड है, क्या बोला जाए कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखता है, जो किसी को भी पचाने में बहुत ज्यादा सक्षम है। अब बच्चों क्या होता है इसमें, सेल में जैसे कि हमारा बहुत सारे स्ट्रक्चर है, लाइक आप समझ लीजिए गोल्गी एपिरेटस हो गया, ठीक है, लाइसोसोम खुद हो गया, अगर इसके खुद भी अगर हल्का सा भी डैमेज हो गया ना, या कहीं कुछ इसको मतलब इन्फेक्शन कुछ लगा कि हाँ इस सेल ऑर्गेनल में दिक्कत है कुछ, तो उसी को खा जाता है। ये खा जाता है कैसे, डाइजेस्टिव अपने स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है और उस ऑर्गेनिक सेल ऑर्गेनल्स पर डाल देता है, जिससे वो सेल ऑर्गेनल जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इट इज वेरी हार्मफुल, और वी कैन से दैट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द सेल, क्योंकि बच्चों एक तरह से काम करता है हमारे सेल में सफाई करने का। आप देखिए सब गंदगी फैला रहे हैं तो सफाई कौन करेगा, सब मरेंगे तो उसको साफ कौन करेगा, हमारे एनवायरमेंट में अगर कोई मरता है तो उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो साफ कर देते हैं, तो वैसे सेल में लाइसोसोम सफाई का काम कर देता है, सिंपल। तो इसी के साथ पहले आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो बच्चों अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल्स। ओके, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, वैक्यूल्स। क्या आपको याद है कि मैंने एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया था अपने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो मैंने जो उसमें वो लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें मैंने मैक्सिमम पार्ट कवर किया था एक वैक्यूल नाम के स्ट्रक्चर से। अब वो वैक्यूल नाम का स्ट्रक्चर क्या करता है, वह बच्चों वैक्यूल नाम का जो स्ट्रक्चर है वो करता है स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड रिजर्व फूड, और उसका साइज बच्चों बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। और जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम लिखे एक बार वैक्यूल्स। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, वैक्यूल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक भी नहीं बच्चों, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या जाना कि ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, वैक्यूल्स आर लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, पैकेजिंग, स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स and reserve food in it। ओके, हमने क्या जाना कि एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड रिजर्व करने में फूड को। इट में बी वेरी लार्ज, present only in plants। तो इसी के साथ वैक्यूल्स आपका खत्म हुआ। और हाँ, एक चीज हम लिखने रहेगी बच्चों, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये।
सिंगल मेम्ब्रेन, जो बच्चे इसकी मेम्ब्रेन जो है उसका भी नाम है सिंगल मेम्ब्रेन, नोन एज टोमोप्लास्ट। क्या? टोमोप्लास्ट। याद कर लीजिए टॉमी। मेरे रिश्तेदार में एक बंदा जो था वो एक कुत्ता लाया, उसका क्या नाम रखा उसने? टॉमी। वैसे ही आप, ये भी है टॉमी मेरा। टॉमी कैसे है? क्योंकि ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है और टोमोप्लास्ट है, नाम भी बच्चों सिमिलर है, टॉमी एंड टोमोप्लास्ट। तो इसी से मेरे को तो याद हो गया। अब आप इसे कैसे याद करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप इसे टॉमी से याद करें, प्लास्ट से याद करें, किसी से भी याद करें। तो वैक्यूल्स हमने समझ लिया, वैक्यूल्स आर लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड रिजर्व फूड को करने में। और ये बच्चों बहुत ज्यादा लार्ज हो सकता है, प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट्स में, सिंगल मेम्ब्रेन होती है रखता है बच्चों, जिसका नाम होता है टोमोप्लास्ट। तो जल्दी से इसको लिखिए। तो चलिए हमने इतना देखा। अब चलिए बच्चों इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी। प्रोवाइड टर्जिडिटी लिख लीजिए। टर्जिडिटी, टर्जिडिटी मतलब बच्चों समझ लीजिए एक तरह का सपोर्ट। ये मतलब ये हमारे सेल को सपोर्ट देने का भी करता है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले बच्चों हम एक नोट लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट। राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। अब सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या है बच्चों? कि मतलब सेल के अंदर बच्चों जो दो सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये अपना काम खुद करने में सक्षम है पूरी तरह। ये डिपेंड नहीं है किसी पे, लाइसोसोम्स, गोल्गी एपैरेटस की ये मेरा काम करें। इनके पास अपने डीएनए है, अपने क्रोमोसोम्स है, इनके पास बच्चों अपना सेपरेट सामान है हर चीज। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब हम पहले चालू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप मैक्सिमम बंदे जानते होंगे कि कहा जाता है क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है बच्चों? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसका काम क्या होता है कि बच्चों ये होता है, लिख देते हैं कंटेन्स डीएनए, आरएनए एंड फ्यू क्रोमोसोम्स। चलिए हमने इतना लिख लिया। पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अभी हम आगे और पढ़ते हैं। तो चलिए आई होप आपने पहले इतना लिख लिया। अब हम पहले क्या समझते हैं? हमने एक मेन चीज तो नहीं लिखी जो आप सबको पता है कि क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद बच्चों हम एक चीज लिखते हैं, ये बच्चों राइबोसोम भी अपने पास कंटेन करता है। राइबोसोम एंड क्राइबोसोम्स लिख लेते हैं यहाँ, राइबोसोम्स। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों ये कितनी सारी चीजें रख रहा है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और राइबोसोम सब। और बच्चों ये क्या है? साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए हमने इतना सब देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल दिया, ये कंटेन करता है डीएनए, आरएनए, फ्यू क्रोमोसोम्स, आल्सो डबल मेम्ब्रेन है, और साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या समझते हैं आप? एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों जब आप क्लास 10th में जाएंगे, लैक्टोसिस जो चैप्टर है उसमें आप रेस्पिरेशन पार्ट पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक टू टाइप्स के रेस्पिरेशन है। एरोबिक जिसमें एब्सेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम करते हैं, और एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। और एरोबिक बच्चों ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया जो मतलब है सेल ऑर्गेनल, इसके अंदर ये रेस्पिरेशन होती है। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों?
फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है। हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी occurs in ATP molecules। अब हमने क्या समझा, देखिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि जो ग्लूकोज है वो टूटता है और एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी बनाता किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी भी ऑब्वियसली इसमें बनाएगा। एटीपी भी, मतलब एटीपी मॉलिक्यूल्स अभी हम आगे लिखेंगे और समझेंगे कि एटीपी मॉलिक्यूल्स भी क्या है। तो चलिए पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, या फिर यहाँ साइड में भी मैं नोट करके एक लिखवा दे रहा हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एटीपी। ओके, अब एटीपी की फुल फॉर्म आप एक बार लिख लीजिए, एडिनोसाइन। क्या है, एडिनोसाइन। अब यहां हम देख ले, ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो इस फॉर्म में ही बनती है। आप इसको टुगेदर लिखिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे राइट डाउन कीजिए। तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं प्लास्टिड्स। चलिए अब प्लास्टिड्स से पढ़ते हैं, और हमारा बच्चों टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है। अब 15-20 मिनट का और बचा होगा और इसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो प्लास्टिड हमने क्या पढ़ा था कि प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, प्लास्टिड्स अब देखिए ये 3 टाइप्स के होते हैं। अब नाम लिखते जाइए इसका, क्रोमोप्लास्ट। बच्चों क्रोम याद मत कीजिएगा, इसका क्रोमोप्लास्ट ही है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब हम समझते हैं कि काम क्या करता है फर्स्ट। अब क्लोरोप्लास्ट पहले आपने ये सुना होगा, ये बच्चों कंटेन्स करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट, helps in photosynthesis। अब यहां पे हम देखें तो क्या करता है ये, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, स्टोरेज करता है फूड मटेरियल्स एंड सब्सटेंस। अब ये क्या करता है बच्चों, प्रोवाइड कलर। अब आपने सबने टमाटर खाए होंगे, लाल भी होता है वो, मिर्ची खाई होगी काली की होती है। लाल टमाटर बड़े मजेदार, गाने तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब वो लाल टमाटर जो कि मजेदार है वो लाल क्यों है, लाल क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। जो टमाटर का प्लांट है उसमें जो प्लास्टिड्स हैं उसमें क्रोमोप्लास्ट की वजह से एक लाल कलर होता है। क्यों, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अगर कोई पूछे कि टमाटर लाल क्यों है, मिर्ची हरी क्यों है, जवाब है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, स्टोरेज करता है फूड सब्सटेंसेस का। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट को कंटेन करता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो चलिए जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बच्चों, जैसे कि हमने ये देखा, हम इसको लेकिन कलरलेस प्लास्टिड भी बोल सकते हैं क्योंकि कलरलेस होता है। इससे क्या, कलर से कोई इफेक्ट नहीं है, कलरलेस प्लास्टिड। तो अब आगे हम देखें, हाँ तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे बच्चों जो हमारा ल्यूकोसाइड है, ल्यूकोसाइड, इसके भी पार्ट्स हैं, एल्यूरोप्लास्ट, अब इलैकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। ये करता है फैट्स, यहाँ ये करता है प्रोटीन,
और ये करता है स्टार्च। तो जल्दी से उसको राइट डाउन कीजिए कॉपी में। एक मिनट बच्चों, ये आप ऐसे कर लीजिएगा कि ये इसका है और फैट्स इलैकोप्लास्ट का है, बस। अमाइलोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? इलैकोप्लास्ट का काम क्या था कि मतलब कंटेन करता था किसको? पिगमेंट्स को। ओके, तो अमाइलोप्लास्ट स्टार्च करता है, अब इलैकोप्लास्ट क्या करता है? फैट्स। एल्यूरोप्लास्ट करता है प्रोटीन। एल्यूरो से याद कर लीजिए कि प्रोटीन से रिलेटेड है। अमाइलो, अमाइलो आप आगे क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे अमाइलेज, वो काम करता है स्टार्च को तोड़ने का, तो याद कर लीजिए स्टार्च। और इलैको से फैट्स। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और इसी के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा आई होप आपको क्लियर होगा, और हमने प्लास्टिड्स भी देख लिया है। अब इसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों मार्कर में इंक डालते हैं। तो बच्चों अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लास्ट 2 टॉपिक्स में से एक, सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसको कहा जाता है राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या है। एक तो पहली बात मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस बहुत छोटा टॉपिक है बच्चों, इसके बारे में आपको जानना अभी ज्यादा जानना भी नहीं है। मेम्ब्रेनलेस है और क्या है ये? नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री नोन, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या करता है बच्चों? ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो राइबोसोम का यही फंक्शन है कि मेम्ब्रेनलेस होता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। अब बच्चों लास्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, अब उसका नाम है क्या? सेंट्रोसोम। तो इसके साथ हुर्रे बोलते हुए चालू करते हैं हम अपना सेंट्रोसोम टॉपिक, क्योंकि इट इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड बहुत मजा आएगा इसको करने में। तो सेंट्रोसोम को हम जाने, तो सेंट्रोसोम बच्चों हम देख लेते हैं कि मदद करता है सेल्फ डिवीजन में। ठीक है, तो टॉपिक डालते हैं जल्दी। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, अब देखिए इसको हम लिखें हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एंड मेकिंग ऑफ न्यू सेल्स। आप इतना समझ गए कि सेंट्रोसोम क्या करता है? हेल्प्स करता है सेल्फ डिवीजन में और नए सेल बनवाता है और उसमें मदद करता है। ठीक है, तो अब इसमें बच्चों हमको 2 चीज पढ़नी है, एक प्रोसेस है माइटोसिस, एक है मियोसिस। आप बच्चों ये टॉपिक अभी 9th से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको आपको 10th में 11th में 12th में बहुत ज्यादा यूज है इन 2 टॉपिक्स का। क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस। बस ये ये बच्चों बस 2 टॉपिक है और ये आपका पूरा चैप्टर खत्म। अब माइटोसिस का पहले हम कर लेते हैं कि ये है इक्वेशनल डिवीजन ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्या है? इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें होता है इक्वेशनल डिवीजन मतलब जो हमारे जो सेल्स हैं वो फॉर्म करते हैं 2 न्यू डॉटर सेल्स और उसमें सेम नंबर ऑफ वो क्रोमोसोम्स जाते हैं, और ये इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। अब इसमें हम देखें तो सिर्फ 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, और इसमें 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड। और बच्चों ये जो प्रोसेस है हमारे बॉडी के स्केलेटल सेल में, स्केलेटल सेल, नर्व सेल, नर्व सेल, और हेल्प इन इंजरी, हेल्प हीलिंग इंजरी, जहां हमारे बच्चों इंजरी हो जाती है, जैसे कि हमारा कोई अगर पार्ट हाथ का छिल जाता है तो उस जगह न्यू सेल्स आते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। लेकिन और बच्चों ये जो है ये प्रोसेस कहां अकर करता है? इसको बच्चों हम सोमैटिक सेल्स भी लिख सकते हैं। सोमैटिक सेल्स मतलब जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं।
अब बच्चों ये जो है ये काम करता है हमारे स्पर्म में, ये वाला है आता है कहां, स्पर्म, ओवा एंड जर्म सेल्स हम लिख सकते हैं, जर्म सेल्स। ये प्रोसेस इन सब में होती है। तो जल्दी से आप इसको राइट डाउन कीजिए। इसके बाद बस 2 छोटे पॉइंट्स और रह गए इसी के बारे में और इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के बाद हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है वायरस में नहीं होता। एक एक्सेप्शन है बच्चों वायरस, उसमें इनमें से कोई सा भी प्रोसेस नहीं होता है। हम लिख सकते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, वायरस, इनमें से कोई हिस्सा भी नहीं होता है। अब हम देख रहे थे माइटोसिस, यहां पे माइटोसिस और मियोसिस। मैंने बच्चों क्या बोला, ये करता है हेल्प टू फॉर्म न्यू सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं क्या करता है ये, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। तो इतना आपने देखा माइटोसिस प्रोसेस और मियोसिस प्रोसेस के बारे में। अब एक बार बच्चों हमने इसको लिख लिया है और एक बार हम इसे अच्छे से समझ लेते हैं, बस फिर हमारा ये टॉपिक पूरा एंड हो चुका है। अब देखिए जो एक माइटोसिस का प्रोसेस है वो कैसे होता है। देखिए ये जो प्रोसेस है माइटोसिस, माइटोसिस कैसे होता है हमारी बॉडी में, जैसे कि समझ लीजिए पूरा सेल है, इसमें होते हैं 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है बच्चों जब 2 डॉटर सेल्स बनाता है, ये 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगा, मतलब अपने जो बच्चे बनाएगा। अब डॉटर सेल्स क्यों कह रहे हैं इन्हें, क्योंकि ये इसकी माँ ही होगी, क्योंकि माँ के पास ही जो कैपेबिलिटी है बच्चों को रिप्रोड्यूस करने की। तो हमने इतना देखा 46 क्रोमोसोम है जिसको 23 पेयर्स कह सकते हैं। ये बच्चों हमने पढ़ा कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब 46 क्रोमोसोम जो है ये बच्चों सबसे पहले अपने डुप्लीकेट करता है। ये जो क्रोमोसोम है ना 46 है और 46 और न्यू बनाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड सेल। आप आगे एक चैप्टर आएगा 10th में हेरिडिटी, उसमें हम अच्छे से जानेंगे। इसमें देखिए बच्चों ये यहाँ 2n और यहाँ 2n, मतलब ये डिप्लॉयड सेल है, तो ये डिप्लॉयड सेल ही फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन कि 46 क्रोमोसोम थे तो यहाँ भी 46 ही देगा, इसको भी 46 ही देगा। ये हो गया हमारा माइटोसिस। अब देखिए, और देखिए दो हमने क्या पढ़ा था, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा, माइटोसिस में हमने पढ़ा 2 डॉटर सेल फॉर्म, वो मैंने आपको दिखा दिए। इक्वेशनल डिवीजन 46 क्रोमोसोम है, 46 इसमें भी दिए, 46 इसमें भी दिए। अब बच्चों और ये जो बच्चों ये पता है कहाँ ये प्रोसेस होती है, हमारे स्केलेटल सेल, नर्व सेल, ग्रोथ जो बॉडी होती है वहां पे। अब देखिए मियोसिस है, समझ लीजिए हमारा जो स्पर्म का सेल है, ठीक है, स्पर्म का सेल, अब देखिए ये यहाँ डॉटर सेल फॉर्म करता है। पहले बच्चों ये 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या 2 डॉटर सेल फॉर्म। देखिए समझ लीजिए बड़ा सेल है, डिप्लॉयड है, आधा यहां आधा यहां, ये देखिए 46 क्रोमोसोम, ओके। तो 46 में से 23 यहां देगा, 23 यहां देगा। क्या किया इसने, 23 यहां दिया, 23 यहां दिया। अब आप सोचेंगे कि देखिए पहली बात, एक ह्यूमन बॉडी का जो सेल जो बच्चा बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम होना तो नेसेसरी है। तो यहाँ 23 से कैसे काम चलेगा। तो आप एक चीज भूल गए कि मैंने बोला था कि जर्म सेल मतलब एक स्पर्म के सेल जो होगा उसके पास है 23। अब देखिए समझ लीजिए मेल का है स्पर्म, अब जो फीमेल है, ठीक है, फीमेल का भी यही प्रोसेस होगा। मैंने बोला था स्पर्म और ओवा दोनों में होता है। अब ये भी बनाएगी, अब देखिए ये भी फ्यूज होगी इसी के साथ, तो इसके पास में तो 46 क्रोमोसोम पहले से थे, तो 46 क्रोमोसोम पहले से तो ये भी इसको 23 देगी और ये 23 और देगी। क्योंकि देखिए आप अब देखिए बेबी कब प्रोड्यूस होता है, जब स्पर्म सेल और ओवा सेल मिलते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। देखिए जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का, ये देखिए जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो आप जानते हैं माता पिता दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आएंगे। तो ये देखिए इसने 2 बार पहले फॉर्म किए, एक मतलब 23 क्रोमोसोम्स मिले पापा से, 23 मिले मम्मी से, और इसको भी 23 पापा से और 23 मम्मी से। तो इसके भी देखिए 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए।
इसके भी 46 क्रोमोसोम पूरे हो गए। अब देखिए ये जो फर्दर आगे बनाएगा, अब देखिए ये जो सेल है ये भी 2 आगे और बनाएगा, क्या करेगा, ये 2 और आगे बनाएगा और ये अब इक्वेशनल डिवीजन करेगा, मतलब माइटोसिस की प्रोसेस करेगा। मतलब बच्चों माइटोसिस में क्या हुआ, इक्वेशनल डिवीजन हुआ था, उसने अपना डुप्लीकेट बना लिया था, मतलब 46 क्रोमोसोम थे 46 और बना लिए और 2 डॉटर सेल में 46 डिवाइड कर दिए। लेकिन अब देखिए जो स्पर्म सेल और गैमेट सेल है जो सेक्सुअली मतलब जो काम करते हैं, अब देखिए इसमें हमें जरूरत पड़ेगी माता और पिता दोनों कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में आने चाहिए। तो देखिए और 46 क्रोमोसोम सिर्फ पापा के चल जाएंगे तो बच्चा पूरा पापा पे जाएगा, मम्मी पे जाएगा ही नहीं। और अगर मम्मी की 46 क्रोमोसोम आ गए तो पापा पे नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो क्रोमोसोम होता है 23 इसमें से चले जाता है और 23 उस मदर में से, 23 फादर में से 23 मदर में से, दोनों 46 हो गए। और उसके बाद मतलब ये सिर्फ एक बार हुआ मियोसिस का प्रोसेस, ये मियोसिस का प्रोसेस सिर्फ एक बार होता है। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये जो प्रोसेस है पूरा दोबारा माइटोसिस होगा, फिर माइटोसिस चलता रहेगा और जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनका स्पर्म और ओवा बनने लगेगा तो उसमें दोबारा से अगर फ्यूजन होगा ना 23 क्रोमोसोम में डिवाइड होंगे। तो आई होप आप समझ गए माइटोसिस और मियोसिस। सो इसी के साथ आपकी और हमारी जर्नी और इस चैप्टर की खत्म हो चुकी है और आगे इसी के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर को आगे करेंगे। तो आपने इस मेरे लेक्चर को इतने ध्यान से देखा, उसी के लिए आई वांट टू थैंक यू ऑल टू वाचिंग माय लेक्चर विद फुल योर जोश एंड एंजॉयमेंट। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, और इसी के साथ आपने हमको इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसी के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आपके साथ ये लेक्चर कब खत्म हो गया ये पता ही नहीं लगा। तो इसी के साथ इतना प्यार जब आपने अभी तक दिया तो आगे भी देते रहिएगा। और इसी के लिए साथ हम बजा लेते हैं और अब अपने अगले चैप्टर में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।